नदियों और उनका अफवाह प्रतिरोध पढ़ने के बाद आज झीलों की बारी है। इस वीडियो में हम भारत के सभी झीलों का अध्ययन करेंगे। हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित चाहे समीक्षा अधिकारी परीक्षा हो, लोअर पीसीएस हो या फिर अपर पीसीएस या इसके अलावा भी जो एसएससी लेवल की परीक्षाएं होती हैं, अक्सर एक झील का नाम दे देता है और पूछता है किस राज्य में है। तो झीलों से दो तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो झील किस राज्य में है और किसी झील की विशेषता पूछ लेता है, जैसे कि किस राज्य की झीलों को कयाल कहते हैं। यहाँ कयाल लिखा हुआ है, किस राज्य की झीलों को कयाल कहते हैं, है ना। या भारत की सबसे बड़ी झील या सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, किस झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, इस तरह से विशेषताएं पूछ लेता है। तो दो तरह के प्रश्न आते हैं। हाल के वर्षों में यूपीपीएससी द्वारा या अन्य आयोगों द्वारा झील से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो फ्रंट लाइन की झीलें नहीं होती हैं। जो फ्रंट लाइन की झीलें वो तो किताबों में उनके नाम दिए हुए हैं, लेकिन जिन झीलों के नाम पूछे जा रहे हैं उनके नाम किताबों में कई बार इधर हुआ है हाल के 2-4 वर्षों में कि 2-4 सालों में कि जिस झील के नाम पूछे गए वो झील किताब में लिखा ही नहीं है। तो मैंने प्रयास किया है कि उन सभी झीलों को मैं समेट लूँ और उनके नामों को इस तरह से इस क्रम में लगा दूँ कि याद करने में भी आपको आसानी रहे। तो मैंने राज्यों के नाम लिख डाले हैं जिन भारत के सभी राज्यों में झील नहीं है। जैसे बिहार में कोई झील नहीं है ना। झारखंड में एक आध झील है, कोई बहुत महत्वपूर्ण झील नहीं है। हरियाणा में कोई एक सूरजकुंड झील है, इसके अलावा कोई हरियाणा में झील नहीं है। तो जिन राज्यों में झीलें हैं उन राज्यों को मैंने नाम लिख दिए हैं। नाम मैंने संक्षेप में लिखे हैं, जैसे जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर JNK लिख दिया है। HIM मतलब हिमाचल, CH मतलब चंडीगढ़, RAJ मतलब राजस्थान, है ना। MAHA महाराष्ट्र। तो वहां से मैंने एक लाइन खींच दी है, अर्थात इस लाइन के सामने जितने भी झीलों के नाम लिखे हुए हैं वो जम्मू कश्मीर के, है ना। इस लाइन के सामने जितने भी झील के नाम लिखे हैं वो उत्तराखंड के हैं। ध्यान से देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले कौन से राज्य में कितनी झीलें हैं इनको आप नोट कर लीजिए। हो सकता है कि आपको पढ़ने में समस्या आ जाए, इसलिए मैं सबके नाम बोल देता हूँ एक बार सुविधा के लिए। जम्मू कश्मीर में जो झीलों के नाम हैं वो है बुलर, आप देखते रहिए, बुलर, डल, गाडसर झील, अनंतनाग, वेरीनाग, शेषनाग, कौसरनाग, नागिन, पोंगोंग छो, सीमोरेली, गंगाबल, मानसबल। आप ध्यान देंगे तो नाग नाम से जितनी झीलें हैं वो हमेशा जम्मू कश्मीर में ही होंगी। हो सकता है नाग नाम से इनके अलावा भी जम्मू कश्मीर में कुछ छोटी झीलें होंगी, है ना। तो जब भी नाग नाम से, नाग उप नाम से जब झीलों के नाम पूछे जाएंगे तो आप जम्मू कश्मीर को चुनेंगे, है ना। पूछ लिया जैसे कि कौसरनाग, कौसरनाग झील किस राज्य में है। अगर हम यहाँ नहीं भी लिखे थे तो मैंने बताया कि अगर नाग लिखा हुआ झील के नाम के आगे तो वो झील हमेशा और हमेशा जम्मू कश्मीर में ही होगी, इस बात को मान लीजिए, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ झीलें हो सकती हैं जिनका नाम नाग नाम से हो, ठीक है। तो इन झीलों के जम्मू कश्मीर की झीलें यहाँ लिखी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश की झीलों में आते हैं। हिमाचल प्रदेश में ज्यादा झीलें नहीं हैं, जो है उनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं। भृगु, मच्छियाल, प्रौटपटांग नाम है, भृगु, मच्छियाल, रेणुका, है ना। रेणुका झील, भृगु झील, मच्छियाल झील, सूरजताल झील, चंद्रताल झील, है ना। आमतौर पे ताल नाम से जो झीलें होती हैं वो उत्तराखंड में है। देखिए नैनीताल, डोटीताल, भीमताल, सातताल, लोकिचियाताल, देवताल, खुरपाताल, राकसताल, मालाताल, यानी राजस्थान की सभी झीलों के नाम के आगे उत्तराखंड की सभी झीलों के नाम के आगे ताल लिखा हुआ है। देखिए उत्तराखंड से निकला है ये लाइन और इसके सामने जितने भी झील के नाम हैं उनके नाम के आगे ताल लिखा हुआ है। यानी नाग अगर लिखा हुआ है तो वो झीलें नाग या नागिन, है ना, जम्मू कश्मीर की होंगी। और अगर ताल लगा हुआ है नाम के आगे तो ऐसी झीलें उत्तराखंड की हो जाती हैं। ओके, इसे दिमाग में बैठा लीजिए। हालांकि ताल नाम से जो दो झीलें हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में भी ताल नाम से दो झीलें हैं, सूरजताल, चंद्रताल, सूरज और चंद्र, है ना। नाम भी इनका दिलचस्प है, सूरज लगा है और चंद्र लगा है। अगर ताल के नाम के आगे सूरज और चंद्र लगा है तो हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। बाकी झीलें जो ताल नाम से हैं वो उत्तराखंड की है। हमने बोला नाग नाम से सभी झीलें झारखंड जम्मू कश्मीर में होंगी, लेकिन नाग नाम के अलावा भी कुछ झीलें हैं जो कि जम्मू कश्मीर में है, जैसे बुलर, डल झील श्रीनगर में है ना। गाडसर झील है, सी मोरेली, पोंगोंग छो,
ये लद्दाख क्षेत्र में पड़ते हैं। जम्मू कश्मीर का जो इधर लद्दाख वाला इलाका है ना, ये वाला लद्दाख इलाका है जम्मू कश्मीर का। तो लद्दाख की ये झीलें हैं, ये तिब्बती नाम है, नाम पढ़ने में जैसे तिब्बती नाम लग रहा है ना, तो तिब्बती नाम पड़ गए पंगुंग छो सी मोरेरी। तो और इसके अलावा गंगा बल, मानस बल, बल लगा हुआ है तो जम्मू कश्मीर का है बल, है ना। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे सैनिक बल रहते हैं, बहुत से सैनिक और अर्धसैनिक बल, तो उस आधार पर अगर बल लगा हुआ है तो जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। हालांकि मुझे इस तरह की ट्रिक नहीं बताने चाहिए क्योंकि ये कहीं कहीं से कमजोर करते हैं। ट्रिक क्या करते हैं, बुद्धि की जो सोचने की क्षमता है ना, उसे कूद करके आपको मशीन बना देते हैं। आप उस ट्रिक से बाहर पढ़ ही नहीं पाएंगे, किताब पढ़ ही नहीं पाएंगे, जबकि किताब पढ़ने के लिए ट्रिक बहुत ही खराब चीज है। अगर आप किताब पढ़ते हैं तो ट्रिक कभी मत याद करिएगा। मेरा ये संदेश पीसीएस की तैयारी करने वालों के लिए नहीं है, बहुत से एसएससी की तैयारी करने वाले भी मेरे वीडियो पे आ जाते हैं, मैं जानता हूँ। तो उनको मैं यही संदेश दूंगा कि कभी भी ट्रिक पर निर्भर न होइए। अगर आपको एक अच्छा अभ्यर्थी बनना है तो वो हमेशा आपको कमजोर बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की झीलें। चंडीगढ़ में एक झील है सुखना झील, है ना, चंडीगढ़ में सुखना झील है। ये पूछा हुआ सवाल है, फिर भी पूछ सकता है। राजस्थान में झीलों के नाम देख लीजिए, राजसमंद, जयसमंद, है ना, राजसमंद, जयसमंद, नक्की झील, सांभर झील, फतेह सागर, लून करसर झील, डिडवाना झील, पिछोला झील, अनासागर झील, कुचामन झील, ढेबर, पुष्कर। ये हो गए राजस्थान की झीलें। इनकी विशेषताएं हम बाद में बताएंगे, अभी तो हम नाम बता रहे हैं, विशेषताओं पर चर्चा होगी। ये होगी राजस्थान की झीलें, है ना। उसके अलावा महाराष्ट्र में दो झीलें हैं, लोनार और पोई। अभी 1-2 साल पहले किसी परीक्षा में पूछा गया था, यूपी पीसीएस की ही परीक्षा थी या समीक्षा लेकर, याद नहीं आ रहा है। सवाल पूछा था कि पोई झील किस राज्य में है, शायद नदी का नाम भी पूछ लिया था, याद नहीं है, राज्य ही पूछा था। तो पोई झील महाराष्ट्र में है ना। लोनार और पोई, आमतौर पर लोग लोनार तो जानते हैं कि महाराष्ट्र में है, लेकिन पोई नहीं जानते हैं। पोई महाराष्ट्र में है। कर्नाटक में एक झील है, उसका नाम है बेलांदूर झील, बेलांदूर। उसके अलावा केरला में 2 झीलें हैं महत्वपूर्ण, वेम्बनाड और अष्टमुदी। विशेषताओं पर बात करेंगे बाद में, वेम्बनाड और अष्टमुदी। सिक्किम में एक झील है सोंगमा झील, यहाँ सिक्किम राज्य भारत का, उसमें जो झील है सोंगमा। मणिपुर में एक झील है लोकटक, मणिपुर में एक झील है लोकटक। ये पूरे पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ताजा पानी या मीठा पानी, फ्रेश वाटर, यानी ऐसा पानी जो नमक से युक्त ना हो, नमकीन ना हो, लवणीय ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेश पानी, पीने लायक, ताजा पानी या मीठा पानी। तो पूरे पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक है। किस राज्य में, मणिपुर राज्य में, ठीक है। उड़ीसा में चिल्का झील है। पहले हुसैन सागर, नागार्जुन सागर झीलें आंध्र प्रदेश में होती थी, लेकिन जब से तेलंगाना बना है तो हुसैन सागर और नागार्जुन सागर झीलें तेलंगाना में चली गई हैं। इस बात को माइंड में रखिएगा, पूछा जा सकता है। हुसैन सागर, नागार्जुन सागर, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश में कोलेरू और पुलिकट, आंध्र प्रदेश में कोलेरू और पुलिकट दोनों लेबुल झीलें हैं, बाद में विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो आंध्र प्रदेश में 2 झीलें, कोलेरू और पुलिकट। हमने इसके पहले ही बताया था कि कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के बीच कौन सा झील स्थित है, यहाँ पर कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के बीच यहाँ पे कोलेरू झील है ना, ठीक है। तमिलनाडु में 2 झीलें महत्वपूर्ण हैं, कोडाइकनाल, कालीवेली, कोडाइकनाल, कालीवेली झील, ये दोनों तमिलनाडु में है, ठीक है। अब आइए विशेषताओं पर बात करते हैं झीलों की, है ना। कुछ लिखने वाली बातें, आप ये नाम सभी राज्यवार लिख लीजिए। जम्मू कश्मीर में इतनी, राजस्थान में इतनी, उत्तराखंड में ये, हिमाचल प्रदेश में ये, राज्यों के नाम के आगे झीलों के नाम लिख दीजिए। अब आगे हेडिंग डालिए विशेषताएं, जो कि बाबा परीक्षाओं में पूछी गई हैं और आगे पूछी जा सकती हैं। भारत की, पहला पॉइंट, भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। कहां पर है, उड़ीसा में। उसी पॉइंट में आगे बढ़ाइए। चिल्का एक लगूल झील है, चिल्का एक लगून झील है, ठीक है, अर्थात खारे पानी की झील है। ओके, लगून झील कैसी होती है, लगून झील क्या होता है कि ये जो समुद्र तट है ना, ये समुद्र तट,
है ना, बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर। तो होता क्या है कि लैगून झीलें तट पर होती हैं। हमेशा लैगून झील का मतलब समुद्र तट से झील का पानी जुड़ा हुआ होता है, यानी समुद्री पानी झील के पानी में आता जाता रहता है। ठीक है, जो लैगून झील होता है उसका जो मुहाना होता है सकरा होता है। लैगून झील का जो मुहाना है वो सकरा होता है, यानी आप नाव लेकर अगर लैगून झील में तैर रहे हैं तो नाव के द्वारा आप बंगाल की खाड़ी में भी आ सकते हैं। ठीक है, नाव बंगाल की खाड़ी से अगर आ रही है तो लैगून झील में प्रवेश कर जाएगी, चिल्का झील में, है ना। लैगून झील का मुहाना सकरा होता है और लैगून झील का पानी का संपर्क हमेशा समुद्र से बना रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये मुहाना बंद हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मुहाना है तट पर बंद हो जाता है, तब आप नाव लेकर अंदर नहीं जा सकते, है ना, यानी अवरुद्ध हो गया। कैसे अवरुद्ध हो जाता है? समुद्र हमेशा लहरें फेंकता है। लहरें क्या ले आती हैं? समुद्री कचरा, समुद्री कचरा या अवसाद, गाद। लंबे समय तक जब गाद जमा होता रहता है तो लैगून झील का मुख, जैसे ये है, हम ऐसे समझाएं, ये देखिए मुख है। लंबे समय तक अवसाद जमा होने से ये मुख बंद हो जाता है और लैगून झीलें अंदर चली जाती हैं। जैसे आंध्र प्रदेश का कोलेरू झील, कोलेरू झील कभी तट पर था, लेकिन एक तो कृष्णा और गोदावरी नदियां यहाँ पर अपना अवसाद गिरा रही हैं अपने डेल्टा में, चट्टान से काटकर नदियां बालू और मिट्टी लाती हैं। तो एक तो कृष्णा गोदावरी नदियां यहाँ पे बालू मिट्टी जमा कर रही हैं, दूसरी समुद्री लहरें भी अवसाद जमा कर रही हैं। इसके चलते यहाँ पर भूमि का विस्तार हो गया, यानी कोलेरू झील जो कभी तट पर था अब वो तट के अंदर चला गया, है ना। तो मैंने बताया कि चिल्का भारत की सबसे बड़ी झील है। चिल्का एक लैगून झील है। लैगून झील का पानी हमेशा खारा होता है। लैगून झील के खारे पानी का संपर्क हमेशा समुद्री पानी से बना रहता है। ठीक है, कभी कभी उसी में आगे देखिए, कभी कभी लैगून झील का जो मुख होता है, सकरा मुख, वो समुद्र के अवसाद से ढक जाता है। ऐसी स्थिति में लैगून झील का मुख अवरुद्ध हो जाता है, तब समुद्र के पानी से लैगून झील का संपर्क समाप्त हो जाता है समुद्र के पानी से। ओके, लेकिन फिर भी लैगून झील का जल खारा ही बना रहता है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच स्थित कोलेरू झील, जो कभी तट पर था लेकिन अब तट पर नहीं है। उसी में आगे जोड़िए, अन्य लैगून झीलें हैं। अन्य लैगून झीलें इस प्रकार हैं, ABCD करके लिख लीजिए। A उड़ीसा में चिल्का, B आंध्र प्रदेश में कोलेरू और पुलिकट, आंध्र प्रदेश में कोलेरू और पुलिकट। कोलेरू, आगे बढ़ाइए पॉइंट, कोलेरू कृष्णा गोदावरी नदियों के डेल्टा के बीच में है, जबकि पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। यहाँ पर है तमिलनाडु, है ना, ऐसे ये तमिलनाडु। तो जो पुलिकट है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। उसी में आगे देखिए, पुलिकट झील में ही श्रीहरिकोटा द्वीप है। पुलिकट झील में ही श्रीहरिकोटा द्वीप है, जिस पर इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थापित है। नेक्स्ट अगला मैंने बोला A B, अब C में लिखिए, केरला के वेम्बनाड और अष्टमुदी, यानी दो लैगून झीलें केरला में भी हैं। उड़ीसा में चिल्का, आंध्रा में कोलेरू पुलिकट और केरला में वेम्बनाड और अष्टमुदी। ठीक है, यहाँ पे देखिए रेखाएं हमने अंदर की तरफ मोड़ दी हैं, ऐसे फिर ऐसे रेखाएं अंदर की तरफ मोड़ दी है तट की। इसका मतलब कि अंदर जो हिस्सा है उसमें समुद्र का पानी घुसा हुआ है। ठीक है, तो एक वेम्बनाड है और एक अष्टमुदी है। ठीक है, उसी में पॉइंट आगे बढ़ाइए कि केरल की लैगून झीलों को कयाल कहते हैं। केरल की लैगून झीलों को स्थानीय रूप से कयाल कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कयाल क्या है? झील है। कयाल नाम की झीलें कहाँ पाई जाती हैं? केरला में। ठीक है, निम्नलिखित में से कयाल झील चुनिए। अगर ऑप्शन में वेम्बनाड हो या अष्टमुदी तो आप किसी एक पर टिक लगा देंगे कि यही कयाल है। ओके, वेम्बनाड झील में एक द्वीप पाया जाता है। जैसे ये तट है ना, ये केरला का हमने तट बना दिया। ठीक है, ये केरला का हमने तट बना दिया। ओके, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे केरला है और ये है आपका वेम्बनाड झील। तो वेम्बनाड झील के बीचों बीच एक द्वीप है यहाँ पे, है ना, बीचों बीच एक द्वीप है वेम्बनाड झील के बीचों बीच। उसका नाम है वेलिंगटन द्वीप।
द्वीप। तो आप लिखिए कि केरल की कयाल झील वेम्बनाड के बीचों बीच एक द्वीप है जिसका नाम वेलिंगटन द्वीप है। वेलिंगटन द्वीप पर नौकायन प्रतियोगिता आयोजित होती है। आपने समाचारों में देखा होगा, खासकर DD1 पे जरूर दिखाता है, DD1 पर, DD1 नहीं, DD न्यूज, कि लंबी लंबी नावें हैं झील में। झील का पानी शांत रहता है अपेक्षाकृत समुद्र की अपेक्षा, जो लेगून झील है वेम्बनाड, क्योंकि भूमि से चारों ओर से घिरा हुआ है तो उतनी हलचल नहीं होती है। तो लंबी लंबी नावें होती हैं, पतली पतली सकरी सकरी लंबी लंबी नावें, उस पर 50 लोग आगे से पीछे तक बैठे हैं और सबके हाथ में डंडी है, हार्पून। हार्पून कहा जाता है क्या, जिससे कि नाव को ठेल कर आगे भेजा जाता है पानी, जिससे पानी को पीछे ढकेला जाता है। हार्पून शायद हो सकता है कुछ और कहते हो। तो उस डंडी से पीछे ढकेलते रहते हैं, एक आदमी नहीं, जितने 50 आदमी बैठे हैं आगे से पीछे तक, सभी पानी को पीछे ढकेलते रहते हैं। इसका परिणाम होता है कि उनका नाव बहुत तेजी से आगे जाता है। और ऐसी एक नावें नहीं, 50 नावें होती हैं। बड़ा देखने में इंटरेस्टिंग लगता है। वो जो नौकायन प्रतियोगिता है, आपने टीवी में देखा है, वो वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप से ही आयोजित होता है। ठीक है, वो नौकायन प्रतियोगिता, इसे लिख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। जो भी रुचिकर जानकारी उसे लिखना जरूर चाहिए, भले ही ये किताबों में न लिखा हो। ठीक है, तो आपने लेगून झीलों के बारे में देखा, उड़ीसा की झीलें, आंध्रा की झीलें और केरला की झीलें। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। भारत की ताजे पानी की, भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का, लेकिन इसका पानी नमकीन है क्योंकि ये लेगून झील है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, वुलर झील है। उसी में आगे बढ़ाइए कि झेलम नदी बेरीनाग झील से निकलकर, झेलम नदी बेरीनाग झील से निकलकर श्रीनगर होते हुए उसके बाद वुलर झील से होकर गुजरती है। श्रीनगर बेरीनाग से निकला, ऐसे देख लीजिए, इसको यहीं पर आप एटलस में भी देख सकते हैं। श्रीनगर यहाँ बेरीनाग से निकलता है, ये बेरीनाग झील है, यहाँ से निकलता है, रास्ते में श्रीनगर पड़ा, श्रीनगर से होकर गुजरता है और यहाँ पे है आपका वुलर झील, फिर ऐसे होके चला जाता है पाकिस्तान में। जो झेलम है बेरीनाग से निकला, श्रीनगर से होकर गुजरा और झेलम में प्रवेश किया, सॉरी वुलर झील में, वुलर झील में प्रवेश करने के बाद फिर चला जाता है पाकिस्तान में, झेलम नदी। ठीक है, तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। वुलर झील एक गोखुर झील का उदाहरण है। वुलर झील गोखुर, ये सवाल हमेशा पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सी झील गोखुर झील है? वुलर झील। वुलर झील गोखुर झील का उदाहरण है। उसी पॉइंट आगे बढ़ाइए, गोखुर झील का निर्माण नदियों द्वारा किया जाता है। गोखुर झील का निर्माण नदियों द्वारा किया जाता है, अर्थात वुलर झील का निर्माण किस नदी ने किया है? झेलम नदी ने, जो उससे होकर गुजरती है। झेलम नदी ने ही वुलर झील का निर्माण किया है। कैसे, आइए बताते हैं कि गोखुर झील होते क्या है। आप भी इस चित्र को बना लीजिएगा। नदी की एक आदत होती है कि जहां भी मुलायम मिट्टी वाला मैदान पाया जाता है ना, मुलायम मिट्टी वाला मैदानी क्षेत्र, कश्मीर में ये कश्मीर घाटी है, यहाँ पे कश्मीर घाटी मुलायम मिट्टी वाला मैदानी क्षेत्र है। तो मैंने नदी वाले चैप्टर में भी बताया था कि वुलर झील कश्मीर घाटी में पहुंचकर विसर्पण करने लगती है, सांप की तरह ऐसे ऐसे बहने लगती है। क्यों? क्योंकि कश्मीर घाटी मुलायम मिट्टी वाला मैदानी क्षेत्र है। तो नदियों की आदत होती है कि मैदानी क्षेत्रों में विसर्पण करने लगती हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, ओके। पहली अवस्था ऐसी नहीं होती है, नदियों की पहली अवस्था ऐसे ऐसे होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी अवस्था ऐसे ऐसे हो जाती है। नदी हमेशा मिट्टी को काटती रहती है, काटते काटते उसका जो विसर्प है बढ़ता चला जाता है। नदी का स्वभाव होता है कि पहले हल्का विसर्प बनाएगी मिट्टी को काट काट के, है ना, फिर मिट्टी को और ज्यादा काट काट के थोड़ा तीव्र विसर्प बनाएगी। उसके बाद विसर्प इतना तीव्र हो जाता है, वहां पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा ऊपर बनाता हूँ। विसर्प फिर लास्ट में ऐसी आकृति लेता है। ध्यान से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि गोखुर झील होता क्या है। विसर्प लास्ट में ऐसी आकृति बना लेता है। ठीक है, ऐसी एकदम अजगर की भांति। तो नदी वास्तव में ऐसी होती है, चौड़ाई में, है ना।
ऐसे बह रही है नदी। फिर होता क्या है कि यहाँ से तो गुजर गई, इसकी जो चौड़ी धारा है नदी की यहाँ से तो गुजर गई, ये वाला जो हिस्सा है ना आपस में सटने का प्रयास करता है, ठीक है, ऐसे से जा रही है, फिर ये वाला हिस्सा जो है आपस में सटने का प्रयास करता है। जैसे ये वाली धारा इस धारा से सट गई, नदी का जल फिर इधर नहीं आएगा, अभी तो इधर जा रहा है, इसको सटते ही नदी का जल सीधा निकल जाएगा, ठीक है। इसको और बड़ा करके बनाते हैं। फिर नदी का जल जो है सीधा निकल जाता है ऐसे, ठीक है, और किनारे जो उसका विसर्ग था, है ना, विसर्ग छूट चुका है। क्यों? क्योंकि दो विसर्ग जब ऐसे मिल जाते हैं ऐसे, तो नदी का जल फिर सीधा बहने लगता है, और जो विसर्ग था वो अलग किनारे छूट जाता है। तो नदियां अपने विसर्ग को जब किनारे पे छोड़ के सीधा बहने लगती हैं, नदी अपने विसर्ग को छोड़कर जब सीधा बहने लगती है, तो उसके द्वारा छोड़े गए विसर्ग को हम क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं। समझे आप? ये आकृति बन जाती, नदी सीधी निकल गई और विसर्ग कहीं साइड में छूट गए। तो झेलम नदी ने स्वयं वुलर झील का निर्माण किया है। वुलर एक गोखुर झील है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत की किस झील पर विवर्तनिक क्रिया का प्रभाव है? विवर्तनिक क्रिया अर्थात धरती के भीतर जो हलचल होती है, धरती के भीतर प्लेटें हैं, प्लेटों के टकराव के परिणाम स्वरूप धरती के ऊपर जो हलचल दिखाई देती है सतह पर, उसको हम कहते हैं विवर्तनिक क्रिया। इंग्लिश में टेक्टोनिक कहते हैं, है ना। जैसे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत अर्थात प्लेट टेक्टोनिक थियरी। तो धरती की आंतरिक हलचल को विवर्तनिक कहते हैं। तो अगला पॉइंट लिखिए कि वुलर झील के निर्माण पर विवर्तनिक क्रिया का भी प्रभाव है। विवर्तनिक, वुलर झील के निर्माण पर विवर्तनिक अर्थात टेक्टोनिक क्रिया का भी प्रभाव है। अर्थात जमीन के अंदर हलचल हुई और नदी की धारा दूसरी तरफ मुड़ गई और उसने अपना विसर्ग वहीं छोड़ दिया, है ना। ये भी हो सकता है कि जमीन के अंदर जो हलचल हुई उसके चलते नदी कहीं और प्रवाहित हो गई और साइड में उसका विसर्ग छूट गया, है ना। ठीक है। राजस्थान की झीलों के नाम देखिए। अगला पॉइंट लिखिए कि राजस्थान की सभी झीलें लवणी हैं। राजस्थान की अधिकतर झीलें लवणी हैं, ठीक। हालांकि राजस्थान की झीलें वायु द्वारा, पवन क्रिया द्वारा निर्मित हैं। राजस्थान की झीलें पवन द्वारा निर्मित हैं, हवा द्वारा। कैसे? राजस्थान में मरुस्थल है, राजस्थान की झीलें पवन द्वारा निर्मित हैं। राजस्थान में मरुस्थल है, हवा बहुत तेज बहती है, वहां पे हवा क्या करती है? बालू को उड़ा कर ले जाती है। तो हवा ने कई क्षेत्रों पर बालू को इतना ज्यादा उड़ा दिया है कि वहां पर थाला बन गया है। उस थाले में बरसात का पानी भर जाता है या नदियों का पानी, तो वहां पे झील का निर्माण हो जाता है ना। यानी कि हवाओं ने बालू को उड़ा दिया है और वहां पर झील बनने के लिए गड्ढा बन गया है ना। तो आप लिखेंगे कि राजस्थान की झीलें लवणी हैं। राजस्थान की झीलों का निर्माण पवनों ने किया है, पवन द्वारा किया गया है। लेकिन राजस्थान की झीलें चूंकि लवणी हैं, नमकीन हैं, खारी हैं, जो कि इस बात का प्रमाण है कि कभी इन क्षेत्रों में टेथिस सागर का अस्तित्व था, कि कभी इस क्षेत्र में टेथिस सागर का अस्तित्व था। यानी राजस्थान की झीलें टेथिस सागर का बचा हुआ अवशेष हैं, इसीलिए उनका पानी खारा है, ठीक है। नहीं तो जमीन के बीचों बीच यहाँ पे भूखंड पर पानी खारा कैसे हो जाएगा? इसका मतलब कि यहाँ पर टेथिस सागर था, टेथिस सागर धीरे धीरे भर गया, सूख गया, लेकिन टेथिस सागर का जो लवण था, खनिज जिससे पानी नमकीन हो जाता है, वो यहाँ पे बचा रहा, जिसके चलते यहाँ पर बरसात का पानी भरा तो पानी खारा हो गया झील में, है ना। तो राजस्थान की झीलें इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर कभी टेथिस सागर हुआ करता था, ठीक है। ओके, महाराष्ट्र में दो झीलें हैं, लोनार और पोई। इनमें से लोनार झील ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित है। लोनार झील ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित है। ऐसी झीलों को हम क्रेटर झील कहते हैं। लोनार एक क्रेटर झील है, अर्थात ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित है। होता क्या है
कि ज्वालामुखी लावा जब लंबे समय तक जमा होता जाता है तो लावा के जमने से पहाड़ बन जाता है ना, पर्वत। अब यहाँ पर ज्वालामुखी नहीं है, ये करोड़ों साल पहले की बात है कि महाराष्ट्र में कभी ज्वालामुखी हुआ करता था। तो ज्वालामुखी की विशेषता है कि अगर वो सक्रिय है तो हर 4-6 साल पे लावा बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो जब भी लावा धक्के के साथ बाहर निकलता है, ठीक है, तो ऊपर वाले हिस्से को, ये ज्वालामुखी की नली होती है ना, नली भूगर्भ से जुड़ी होती है, इसी में से लावा ऊपर उठता है और दबाव के साथ ऊपर वाले हिस्से को तोड़कर उड़ा देता है। जब अचानक दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ऊपर वाला हिस्सा बहुत तेज से आवाज होती है और ऊपर वाला हिस्सा धड़ाक से फूट कर चारों तरफ बिखर जाता है। तो ये हो गया आपका गड्ढा। ज्वालामुखी जो पर्वत होता है उसके चारों तरफ, ऊपरी भाग में गड्ढा बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब ज्वालामुखी का विस्फोटक उद्गार होता है तो ऊपर वाला हिस्सा उड़ जाता है। तो इस गड्ढे में जब बरसात का पानी भर जाता है तो झील का निर्माण हो जाता है। ऐसा झील को हम क्रेटर झील कहते हैं। ओके, क्रेटर क्या होता है? ज्वालामुखी का मुंह, ज्वालामुखी पर्वत का ऊपर का मुंह, उसको हम क्रेटर कहते हैं। उसमें पानी भरने से जो झील बन जाए उसे क्रेटर झील कहते हैं। ठीक है, तो लोनार एक क्रेटर झील है। ओके, इसके अलावा हमने बताया कि पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पूर्वोत्तर भारत की ताजे या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक है, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। लोकटक झील में एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, उसका नाम है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क किस झील में है? लोकटक झील में है। कौन सा राष्ट्रीय पार्क झील में तैरता हुआ है? केबुल लामजाओ। ठीक है, ये तो हो गई कुछ प्राकृतिक झीलें। इन प्राकृतिक झीलों के अलावा कुछ मानव निर्मित झीलें भी हैं जिनको इंसानों ने बनाया है। इंसान झीलें कैसे बना देता है? इंसान झीलें ऐसे बना देता है कि इंसान को क्या चाहिए, पानी किस काम के लिए चाहिए? ज्यादातर पानी हम किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? सिंचाई के लिए। ठीक है, मानव सबसे ज्यादा पानी सिंचाई के लिए प्रयोग करता है। जैसे भारत का 70% लगभग गांव है ना, तो ये 70% भारत के कुल क्षेत्रफल का 70% गांव है। हमें खाने के लिए क्या चाहिए? अनाज चाहिए। तो दिन रात खेतों की सिंचाई होती है। खेतों की सिंचाई कहाँ से होगी? हर जगह ट्यूबवेल नहीं हो सकता है, कई जगह ट्यूबवेल बनाया भी नहीं जा सकता है, हर जगह भूमिगत जल का स्तर इतना अच्छा भी नहीं होता है कि ट्यूबवेल लगा के पानी निकाला जा सके। तो इंसान क्या करता है कि नदियों के पानी को जगह जगह रोक देता है ना। नदी का पानी रोक दिया गया दीवार खड़ी करके, तो आसपास के इलाके में पानी भर गया। नदी में पानी तो लगातार आता रहता है पहाड़ी क्षेत्रों से, तो इंसान ने नदी का पानी रोक दिया तो एक झील बन गया आसपास के क्षेत्रों में। लेकिन इसका बड़ा नुकसान होता है, इंसान जब अपने लाभ के लिए नदी का पानी रोक देता है दीवार खड़ी करके, तो आसपास का एक बहुत बड़ा क्षेत्र पानी में डूब जाता है। जो कृत्रिम नकली झील है उसमें आसपास का क्षेत्र पानी में डूब जाता है। आमतौर पे नदियों का पानी शहरों में नहीं रुकाया जाएगा क्योंकि शहर तबाह हो जाएंगे। नदियों का पानी जंगली या पहाड़ी क्षेत्रों में रोका जाता है। तो जंगली पहाड़ी क्षेत्रों में जब हम नदियों का पानी रोक कर झील बना देते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि जंगली क्षेत्रों में जनजातियां रहती हैं, है ना। इंसान जनजातियों की परवाह नहीं करता है। जंगल में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, इंसान अपने हित के लिए जनजातियों का परवाह नहीं करता है, जीव जंतुओं का परवाह नहीं करता है। तो या तो जनजातियों को तो चेतावनी देकर भगा दिया जाता है कि आप दूसरी जगह पर प्रवास करिए, क्योंकि यहाँ पर नदी का पानी रोका जाएगा और आपका पूरा गांव पानी में डूब जाएगा, जो जंगली क्षेत्र है। लेकिन जानवर बेचारे वो भाग सकते हैं तो भाग जाते हैं, नहीं भाग पाते हैं तो कुछ पानी में ही डूब जाते हैं। तो नदियों को पानी रोक देना एक तरह से प्रकृति के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है। ये चर्चा यहाँ जरूरी नहीं थी, लेकिन सुन लेने से इंटरेस्ट पैदा होता है। तो ये प्रकृति के साथ, नदियों के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ है, क्योंकि प्रत्येक नदी का एक जीवन चक्र होता है। नदी पर्वत चोटी से निकलती है ग्लेशियर का जल लेके और अपने लक्ष्य तक पहुंचती है, समुद्र तट तक। नदी में बहुत सारे जलीय जीव होते हैं। जो जलीय जीव होते हैं, नदी का एक निश्चित बहाव होता है, नदी का एक निश्चित बहाव होता है। वो जलीय जीव उस निश्चित बहाव में ही नदी के पानी में समायोजित हो सकते हैं, अर्थात अपने जीवन को बनाए रख सकते हैं। अगर नदी के पानी का बहाव हम रोकने का प्रयास करते हैं या उसका बहाव तेज कर देते हैं
या उसका बहाव बिल्कुल धीमा कर देते हैं, तो इससे नदी के भी जो जलीय जीव हैं वो भी, उनका जो इकोसिस्टम है वो प्रभावित हो जाता है और जलीय जीव मर जाते हैं। तो नदियों का पानी रोकने से न केवल नदियों के जीव मरते हैं बल्कि वनीय क्षेत्र, जंगली क्षेत्रों के जीव जंतु भी मरते हैं या वहां का इकोसिस्टम प्रभावित हो जाता है। ओके, जैसे कि अगर नदियों का पानी रोकने से आसपास के कुछ हिरण डूब गए तो शेर तो वैसे ही मर जाएंगे, इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम, है ना। हिरण अगर डूब गए तो शेर खाएगा क्या, शेर ऐसे ही मर गया। तो इकोसिस्टम क्या होता है कि एक चीज में आप हस्तक्षेप करते हो, श्रृंखलाबद्ध परिवर्तन होंगे, श्रृंखलाबद्ध, एक ही प्रभावित नहीं होगा, उस पर निर्भर होने वाला दूसरा प्राणी, उस पर निर्भर रहने वाला दूसरा प्राणी, सभी प्रभावित होते जाते हैं। इस परस्पर संबंध को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है, सुन लेने से लाभ होता है। आगे ये बात करते हैं, मानव निर्मित झीलों की मैं बात कर रहा था, नदियों का पानी रोक के बना दिए जाते हैं। तो भारत में कुछ मानव निर्मित झीलों के नाम नोट करते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, चंबल नदी का पानी रोककर 3 मानव निर्मित झीलें बनाई गई हैं। पहला पॉइंट, चंबल नदी का पानी रोककर 3 मानव निर्मित झीलें बनाई गई हैं। चंबल नदी यहाँ मालवा पठार से निकलती है, ओके, मालवा पठार से निकलती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। चंबल नदी मालवा पठार से निकलती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। चंबल यमुना की सहायक नदी है। तो चंबल नदी का पानी रोककर मध्य प्रदेश में एक झील बनाया गया है और राजस्थान में 2 झीलें बनाई गई हैं। चंबल का पानी रोककर एक झील मध्य प्रदेश में बनाया गया है और 2 झीलें राजस्थान में बनाई गई हैं। ठीक है, गांधी सागर झील चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर झील चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। और जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर झील और राणा प्रताप सागर झीलें चंबल नदी पर राजस्थान में है। ठीक है, ये हो गई 3 झीलें, मानव निर्मित झीलें हैं। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर है। गोविंद सागर झील सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। सतलज नदी राकस ताल से यहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करके पंजाब में बहती है, फिर चली जाती है पाकिस्तान में। सतलज नदी तिब्बत से निकलती है, भारत के 2 राज्यों में बहती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ओके, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा है ना, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा है। जो भाखड़ा नंगल बांध है किस राज्य में है? नदी का पानी रोककर एक बांध बनाया गया है, दीवार खड़ा करके, दीवार खड़ा कर दिया गया तो उसको हम बांध कहते हैं। एक दीवार खड़ा कर दिया गया है। ये है आपकी पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा, है ना, इधर हिमाचल प्रदेश और इधर पंजाब, सतलज नदी बह रही है दोनों राज्यों से। तो यहाँ पर एक बांध बना दिया गया, नदी का पानी रोक दिया गया। तो नदी का पानी रोकने से पीछे जो जलाशय बन गया, यानी जिन क्षेत्रों में पानी भर गया, भाई नदी का प्रवाह इधर है ना, आप यहाँ पे अगर बांध बना देंगे, बांध बनाया हमने पंजाब में और पानी कहाँ भरा? सीमा के पीछे हिमाचल प्रदेश में, यानी भाखड़ा नंगल बांध पंजाब में है लेकिन गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है ना। तो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, तेलंगाना में, पहले आंध्र प्रदेश में थी, अब तेलंगाना में 2 मानव निर्मित झीलें हैं। तेलंगाना में 2 मानव निर्मित झीलें हैं। पहला निजाम सागर, दूसरा नागार्जुन सागर। तेलंगाना में 2 मानव निर्मित झीलें हैं, निजाम सागर, नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी का पानी रोककर बनाया गया है और निजाम सागर झील जो है वो आपका मंजरा या मंजीरा नदी का पानी रोककर निजाम सागर झील बनाया गया है, पानी रोक दिया गया है। ये दोनों झीलें वर्तमान में तेलंगाना में है। हम जब नदियों का चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि गोदावरी की सहायक नदी जो दक्षिण से आकर गोदावरी में मिलती है, गोदावरी की सहायक नदी जो दक्षिण से प्रवाहित होते हुए गोदावरी मिलती है, उस नदी का नाम है मंजरा या मंजीरा नदी, है ना। उसी मंजीरा नदी पर निजाम सागर झील मानव निर्मित झील है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट,
उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर गोविंद बल्लभ पंत झील है। गोविंद बल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर गोविंद बल्लभ पंत नामक मानव निर्मित झील है। नेक्स्ट पॉइंट, गोविंद बल्लभ पंत मानव निर्मित झील रिहंद नदी का पानी रोककर बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, रिहंद नदी सोन की सहायक नदी है ना। सोन नदी निकली यहाँ पे अमरकंटक पठार से, चली जाती है पटना के पास गंगा नदी से मिल जाती है ना। सोन नदी अमरकंटक पठार से निकली और चली गई गंगा नदी में, मिल गई पटना के पास। तो यहाँ पे एक नदी छत्तीसगढ़ में निकलती है, उसका नाम है, छत्तीसगढ़ से निकलती है और सोन नदी में मिल जाती है। इस नदी का नाम है रिहंद। तो रिहंद का पानी रोककर यहाँ पर झील बना दिया गया है। तो झील जो बना है उसका थोड़ा सा हिस्सा उत्तर प्रदेश में है और थोड़ा सा हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला आता है ना। उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत झील का जो भाग उत्तर प्रदेश में है वो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में आता है। यानी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में गोविंद बल्लभ पंत झील है। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद स्टैनले झील, स्टैनले झील, यह भी मानव निर्मित झील है। तमिलनाडु में कावेरी नदी का पानी रोककर बनाया गया है। तमिलनाडु में कावेरी नदी का पानी रोककर मानव निर्मित स्टैनले झील का निर्माण किया गया है। ये हो गया मानव निर्मित झीलें और प्राकृतिक झीलें। झील वाला चैप्टर खत्म हुआ। हमने इसके पहले वीडियो में कुछ सवाल आपसे किए थे, आज हम उनका उत्तर देते हैं। जो सवाल हमने इसके पहले वीडियो में किए थे उनका उत्तर जान लीजिए। ठीक है, हम सवाल देखें कौन कौन सा था। ठीक है, गोवा की दो नदियां मांडवी और जुआरी, सेवाराय पहाड़ी तमिलनाडु में है। लिखापानी और पांगसाओ दर्रे अरुणाचल प्रदेश में है। इलामलय पहाड़ी कार्डामम पहाड़ी को कहते हैं। इलामलय पहाड़ी, कार्डामम में इलायची पहाड़ी को ही कहते हैं। इलामलय पहाड़ी तमिलनाडु और केरला की सीमा पर है। नेक्स्ट, नेपाल हिमालय काली और तिस्ता नदियों के बीच है। नेपाल हिमालय यहाँ पे काली नदी और सिक्किम में तिस्ता नदी। तो नेपाल हिमालय काली और तिस्ता नदियों के बीच है। नेक्स्ट, श्रीनगर से लेह जाने के लिए जोजिला दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है। श्रीनगर से लेह जाने के लिए जोजिला दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बुग्याल और प्याल घास के प्रदेश किस राज्य में है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस पर्वत का विस्तार है? हिमालय का जो हिस्सा चला आता है म्यांमार में, हिमालय का जो हिस्सा दक्षिण की ओर मुड़कर चला आता है म्यांमार में, उसे हम कहते हैं अराकान योमा। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, वो अराकान योमा पर्वत का ही समुद्र की तरफ विस्तार है। उसके उठे हुए शिखर समुद्र में जो है वो द्वीप की तरह दिखाई देते हैं, है ना। अराकान योमा पर्वत समुद्र में बंगाल की खाड़ी में आगे जाकर डूब गया है, तो उसके जो उठे हुए शिखर हैं अंडमान निकोबार द्वीप की तरफ दिखाई देते हैं। ठीक है, अगला है, प्रायद्वीपीय भारत की कितनी नदियां भ्रंश घाटियों में बहती हैं? नर्मदा, तापी और दामोदर। जरगा पहाड़ियां राजस्थान में है। जो अरावली का जो दक्षिणी भाग है उसे जरगा पहाड़ियां कहते हैं। अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग को जरगा पहाड़ियां कहते हैं। जरगा पहाड़ियां राजस्थान के अंतर्गत आती हैं, दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट सवाल, भेड़ाघाट किस लिए प्रसिद्ध है? धुआंधार जलप्रपात के लिए। जबलपुर के समीप, मध्य प्रदेश में जबलपुर के समीप भेड़ाघाट नामक स्थल है, वहां पर एक जलप्रपात पाया जाता है, उसका नाम है धुआंधार। नेक्स्ट, किस देश को गंगा नदी का टावर कहते हैं? गंगा नदी यहाँ से निकलती है गंगोत्री से और यहाँ होते हुए चली जाती है बांग्लादेश में। तो गंगा की आप देख रहे हैं अधिकतर सहायक नदियां नेपाल से निकल रही है ना। गंगा की अधिकतर सहायक नदियां नेपाल से निकल रही है, यानी गंगा नदी को जल की आपूर्ति किस देश से हो रही है? नेपाल से हो रही है। इसलिए हम नेपाल को गंगा नदी का वाटर टावर कहते हैं। नेक्स्ट, गंगा की सबसे कम लंबाई झारखंड में है। सबसे ज्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में, सबसे कम लंबाई झारखंड राज्य में, बहुत थोड़ी सी लंबाई है झारखंड में। नेक्स्ट, पंचमढ़ी हिल स्टेशन महादेव पहाड़ी पर धूपगढ़ चोटी के पास पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। नेक्स्ट, कृष्णा नदी महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। पश्चिमी घाट का महाबलेश्वर चोटी है महाराष्ट्र में, कृष्णा नदी वहीं से निकलती है। नेक्स्ट, कौन सा झील गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच है? कौन सा झील गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच है? अभी मैंने बताया कोलेरू झील, लैगून झील है। नेक्स्ट,
सुबानसिरी और धनसिरी, सुबानसिरी और धनसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट, लक्ष्मण तीर्थ किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। नेक्स्ट, क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। हम जब गोदावरी पढ़ा रहे थे नदियों वाले चैप्टर में, तो हमने बताया, भूल गया था कि गोदावरी की एक सहायक नदी क्षिप्रा है। नाम ऐसे लिखेंगे, क्षिप्रा गोदावरी की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी के तट पर ही मध्य प्रदेश में उज्जैन है। देखिए यहाँ पे गोदावरी नदी प्रवाहित होती है, ठीक है ना। तो गोदावरी की एक सहायक नदी क्षिप्रा, ओके, मध्य प्रदेश से बहकर आती है। तो मध्य प्रदेश में उज्जैन नहीं, क्षिप्रा नदी के तट पर, हाँ उज्जैन नहीं, यहाँ पर उज्जैन है मध्य प्रदेश में, क्षिप्रा नदी के तट पर। उज्जैन में 12 वर्षों पर कुंभ का मेला लगता है। किस नदी के तट पर? क्षिप्रा नदी के तट पर। क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। ये हो गया कल के सवाल, इसके पहले वाले वीडियो के सवाल और उनके उत्तर। अगले वीडियो में हम फिर से कुछ सवाल करेंगे और उनका उत्तर फिर से अगले वीडियो में देंगे। इस तरह से जुड़े रहिए, रोज एक एक चैप्टर फिलहाल पढ़ते रहिए। जल्दी में 2 अध्याय शुरू करने वाला हूँ। जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं प्रयास करूंगा कि 2 अध्याय एक दिन में मैं कवर करूँ, ठीक है। नमस्कार। एक चीज और, मुझे पता है आप मेरे वीडियो शेयर कर रहे हैं, अच्छी बात है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शेयर करने का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। ओके, फाइनली नमस्कार।